मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम सेट फॉर EM आपको देने जा रहे हैं। एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो वह बिंदु लेंस का होगा। प्रकाशिक केंद्र। यानी कि इसका क्या मतलब है कि कौन सा बिंदु है वो, तो ये लेंस है और ये प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ से बिना विचलन किए हुए जो प्रकाश किरण आती है, कोई प्रकाश किरण ऐसी आती है तो यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाती है, जिसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। और फोकस किसे बोलते हैं, तो आप फोकस जानते ही, इसे फोकस बोलते हैं। अब वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, तो ये F है और ये C है, तो ये फोकस केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो बिना विचलन जब लेंस के भीतर कोई किरण जाती है तो वो फोकस केंद्र यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के जब जाती है तभी वो उसका विचलन नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ नहीं मुड़ती है, यहाँ वहाँ नहीं मुड़ती है, सीधी निकल जाती है। एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। एक प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। अब इसका आंसर तो 0 बता रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग बुक से ज़रूर देख लेना इसका आंसर तो क्या है, लेकिन इसमें 0 बता रहे हैं। एक समान आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु दूसरी आँख से कितनी दूरी पर हो। यदि एक समान आँख वाला व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है तो 25 सेंटीमीटर होता है इसका पास बिंदु और अनंत होता है दूर बिंदु। जब 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के मध्य बीच मतलब मध्य हो सकती है वस्तु, तभी हम साफ देख सकते हैं। क्योंकि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा होगी। इसमें कहा गया कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध तिगुना कर दिया जाए। तो विभवांतर होता है क्या, V होता है, और V बराबर आप पढ़ चुके हैं IR, सूत्र पढ़ चुके हैं ना, I और R होता है प्रतिरोध। R प्रतिरोध को तिगुना कर रहे हैं और स्थिर क्या है, विभवांतर। तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 1/R। अब 1/R हो जाएगा तो I यदि हम 3 गुनी करेंगे तो R कहाँ होगी, 3 गुनी बटे में होगी ना, तो इसलिए इसके आंसर 1/3 हो जाएगा। किसी मकान में भी 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है और मकान में 100 ओम 200 ओम के प्रतिरोध के 2 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। इसमें प्रतिदिन पूछा है, तो ऊर्जा की खपत क्या होती है, प्रतिदिन ऊर्जा की खपत पूछी है तो वाट घंटा। इसमें क्या, वाट घंटा में ऊर्जा की खपत पूछी। आंसर है 600 वाट। इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, उससे आंसर आएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई दर्पण भी है और कोई लेंस भी है, इनकी फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर हैं तो दोनों अवतल होंगे, मतलब दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है। यदि परिपथ में 2 ओम 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होंगे। तो विभवांतर पूछा गया है तो V बराबर फॉर्मूला होता है IR। तो R का मान ये है और I का मान ये है। तो पहला में I और R 2 दूना 4, तो पहला तो 4 हो जाएगा, 4 2 में है, और दूसरा 4 दूना 8, 6 दूना 12। तो ये पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 का गुणा 2 में करना है, फिर इस 4 का गुणा इस 2 में करना है, और फिर इसके बाद इस 6 का गुणा इस 2 में करना है। तो मतलब इसी क्रमशः गुणा करते जाएंगे और उत्तर हमारे आते जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें क्या है, Zn की क्रिया हम H2SO4 से करवाते हैं
तो ZnSO4 बनता है। एक अणु का विस्थापन हो रहा है जो Zn के साथ जुड़ रहा है जाके, यानी जिंक के साथ जुड़ रहा है। तो ये कौन सी विस्थापन अभिक्रिया हुई? कौन सी क्रिया हुई? तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। इसकी द्वि विस्थापन नहीं हुई, विस्थापन अभिक्रिया हुई केवल, क्योंकि इसमें विस्थापन हो रहा है, सल्फेट का विस्थापन हो रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया हुई। द्वि विस्थापन में दोनों अणुओं का विस्थापन हो जाता है, इसलिए। Na2CO3 का जो प्रचलित नाम क्या है? तो आप जानते हैं, धावन सोडा। यदि इसमें बीच में HCO3 होता तो ये बेकिंग सोडा हो जाता, खाने का सोडा हो जाता। इसमें H भर का फर्क रहता है, ध्यान देना है इसको। यहाँ Na2 है, यहाँ NaHCO3 हो जाता है। निम्नलिखित में से क्षार धातु है, तो क्षार धातु जो फर्स्ट ग्रुप की होती हैं वो सभी क्षार धातुएं होती हैं। तो सोडियम है। कॉलम ए में दिए गए और कॉलम बी से सुमेलित करना है। इसमें हेलो एल्केन पूछा है। पहले क्या पूछा है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कौन होता है? जिसमें हेलोजन परिवार जुड़ा होता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें जब क्लोरीन जुड़ा है तो ये हेलो परिवार का होगा। एल्कोहल, एल्कोहल में OH समूह जुड़ा होता है, तो ये देखो OH ये जुड़ा है, तो इसका ए का 2 हो गया और बी का 1 हो गया। अब यहाँ कीटोन में CO समूह जुड़ा होता है और एल्किन में डबल बंध जुड़ा होता है। तो आप देख लीजिए इसमें जो भी सही हो, ए का दूसरा और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। इसका आंसर ए सही है, ए वाला सही है, ये गलत है। क्षार धातुएं होती हैं, तो क्षार धातुएं होती हैं, ये चार धातुएं होती हैं पहले वर्ग की, और दूसरे वर्ग की होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। कौन सी धातुएं होती हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। कौन सी? क्षारीय मृदा धातु। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का सूत्र, ये आपके एल्केन का सूत्र है, ये आपके एल्कीन का सूत्र है, तो ये एल्काइन का सूत्र है। क्योंकि जिसमें -2 होता है वो एल्काइन हो जाता है, जिसमें +2 होता है वो एल्कीन हो जाता है, और जिसमें ना माइनस होता है ना प्लस होता है वो एल्कीन हो जाता है। यानी डबल बंध वाला है ये सूत्र, ये सिंगल बंध वाला है, ये ट्रिपल बंध वाला है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? इसमें देखो जड़ लिखा है और जल लिखा है और खनिज लिखा है, इसमें भी जा आता है। तो जा इसमें आया और जा इसमें आया, जा इसमें आया, और जड़ में तो जा आता ही है, जड़ में जा आया है मान लो, तो ये जाइलम हो जाए। भोजन का परिवहन, तो भोजन फ्लोयम, यानी फ्लोयम की यदि हम स्पेलिंग देखें तो फा से चालू होती है, फा से होता है फूड, यानी कि ये फूड का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। और रंध्र क्या करते हैं? रंध्र क्या करते हैं कि जो जल वाष्प को आसमान में मतलब निकाल देते हैं, जल वाष्प को। स्वस्थ मनुष्य में रक्त दाब या ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर स्वस्थ आदमी में कितना होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 होगा और कम से कम इसका 80 हो जाएगा, इसलिए 120/80 इसका लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सूची आपके कोर्स में अब नहीं रहा है, तो वैसे आप देख लें, ये आंसर सही है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा? तो लंबे हैं, जब कैपिटल टी होगा तो लंबा हो जाएगा, इसमें कैपिटल टी है। और झुर्रीदार स्मॉल आर, जो स्मॉल अक्षर होता है वो झुर्रीदार का होता है। तो पहले तो लंबा है तो लंबा प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी है। जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो हमेशा स्मॉल से लिखे जाते हैं, और जो लंबे होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं। तो यही आंसर इसका सही है। द्विविखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो होता है अमीबा में। स्थानीय निवास द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भी अब कोर्स में नहीं है, लेकिन हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जठर में होंगी, और कहाँ होंगी? जठर, यानी जठर बोलते हैं आमाशय। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसके नाम लिखिए। इसमें दर्पण पूछा है कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय पूछा है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और अवतल। इनके नाम लिख दिए। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस अक्ष की परिभाषा लिखी। तो वक्रता केंद्र क्या है और मुख्य अक्ष की
परिभाषा लिखी। मुख्य अक्ष क्या है, जो किरणों के समांतर जाता है। मुख्य अक्ष जैसे ये आपका दर्पण हो गया कोई सा भी, तो ये एक मुख्य अक्ष हो गया, और ए इसका फोकस केंद्र हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखना है हमको, और मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर रखी वस्तु। अब इसमें कहा कि जो फोकस दूरी इसकी 30 पाई गई, तो ये फोकस दूरी 30 है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर रखी वस्तु, तो वस्तु कहाँ रखी है, फोकस दूरी और दर्पण के मध्य। इसमें 5 मिनट लंबी वस्तु पूछा है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये कहाँ रखी है, फोकस दूरी 30 है और 30 सेंटीमीटर दूर ही रखी है, तो 30 पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकृति ज्ञात कीजिए। तो यानी कि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर रखी है वस्तु। कहाँ रखी है, कहाँ रखी है वस्तु, फोकस पर रखी है वस्तु, क्योंकि फोकस दूरी भी इसकी 30 है और फोकस पे ही वस्तु रखी है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा उसका। फोकस दूरी पर जो वस्तु बनी होती है उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है। आँख की समंजन क्षमता का अर्थ बताइए। तो आँख की समंजन क्षमता क्या है, तो आँख जितना दूर तक देख सकती है वो उसकी क्षमता कहलाती है। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख बनाइए, कब किरण आरेख बनाना है, जब वस्तु 2F पर रखी हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो वक्रता केंद्र पर ही इसका बनेगा। जब वस्तु 2F और अनंत के बीच रखी हो तब कहाँ बनेगा, तो F और 2F के बीच रखी हो तो F और 2F के बीच बनेगा। तो ये आप प्रतिबिंब थोड़ा सा देख लेते हैं। जब वस्तु लेंस कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। तो हम थोड़ा चित्र बना के आपको बता देते हैं। ये मान लो आपका अवतल लेंस है। ये क्या हो गया, अवतल। ये आपकी F और 2F, यानी कि ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस दूरी है। ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है। तो वस्तु पहली स्थिति में रखी है 2F पर, तो 2F का प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। एक, अब एक जाएगी यहाँ से, ये वक्रता केंद्र पे, तो ये कहाँ, 2F का प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F पर बना। अब देख लेते हैं 2F और F के बीच वस्तु रखी। अब इस स्थिति में वस्तु कहाँ रखी है, F पर, और 2F के बीच रखी है वस्तु। अब बीच रखी है तो ये F है और ये 2F है। जब बीच वस्तु रखी है तो एक किरण तो फोकस से होकर जाएगी, एक किरण आपकी यहाँ से होकर जाएगी। ये दोनों कहाँ मिलती हैं, ये दोनों अनंत और 2F के बीच मिलती हैं। तो इसका प्रतिबिंब अनंत और 2F के मध्य बनेगा। अब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इसके दो लाभ बताइए। किन्हीं दो लाभ के दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये 2 नंबर का है, तो 2 लाभ लिखना है इनके साथ। इसका पहला लाभ है कि कम से कम वोल्टेज, तो वोल्टेज समान रहता है। इसमें क्या रहता है, वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज समान रहता है जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाएंगे, तो वोल्टेज समान यानी विभव समान रहता है। दूसरा है इसमें का कम से कम प्रतिरोध हमें मिलता है, कम से कम प्रतिरोध, कम से कम हमें प्रतिरोध मिलता है, यानी प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो 2 इसके लाभ हो गए। अब ले चलते हैं हम आपको प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा भी निकालनी है, परिपथ में संपूर्ण धारा भी निकालनी। तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा बहेगी, तो धारा तो ऐसे निकाल लेंगे कि ए बी क्या है, 8 है, और ये 24 है, और 12 है, और 8 है। तो V बराबर होता है आई आर। हमें निकालनी है धारा, तो पहले हम सब में धारा निकाल लेते हैं। इस वाले में निकाल लेते हैं पहले। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो V कितना दिया है, अब इसमें क्या लगाएंगे, I1 बराबर V1, टोटल V तो इनमें समान रहता है, तो V तो 8 है सबका, तो V 8 हो गया। तो 8 का 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें 1 एम्पियर धारा आ जाएगी। I1 बराबर 1 एम्पियर धारा। अब I2 बराबर कितना आ जाएगा, I2 बराबर भी 8/12, 4 दूने 8, 4 × 12,
कितना आ गया I2 बराबर 2/3। तो इसमें जो धारा जा रही है 2/3 जा रहा है। अब एक का ले लेंगे 24 बटे क्या है कि 8/24 I3 का, I3 का क्या ले लेंगे। तो अब I3 बराबर क्या होगा, 8/24। जब इसका भाग देंगे 8 एकम 8, 8 3 24, तो इसमें 1/3 हो जाएगा। अब इसकी 1/3 आ गई है और इसकी अब 2/3 इसकी आ गई। अब 2/3 इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो इन सबको जोड़ देंगे 1, 1/2/3 और 1/3। 1 में 1 कर लेते हैं, 3 को नीचे ले लेते हैं, 3 एकम 3, तो 3 2 5 1 6, 6/3। 6/3 आ जाएगा इसका आंसर। 6/3 I बराबर आएगा 3 का 2 में 6 में भाग दे देंगे, 2 एम्पियर आ जाएगी। इसका 2 एम्पियर धारा आ जाएगी पूरे में जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का अर्थ बताइए। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो विधियों के उल्लेखित कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो है, तो ये भी कोर्स में नहीं है, लेकिन फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बताया है कि जब किसी हाथ को इस प्रकार अंगूठा के पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है और मध्यमा होती है, प्रेरित धारा को प्रदर्शित करती है। अंगूठा होता है तो चालक में बल की दिशा को दिखाता है और मध्यमा प्रेरित धारा को देती है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। इसी प्रकार से जब बाएं हाथ का नियम होता है तो बाएं हाथ किस प्रकार से फैलाते हैं कि अंगूठा और उंगलियां उसके पास वाली उंगलियां दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तर्जनी जो उंगली होगी चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करेगी और मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी और जो अंगूठा होगा चालक में गति की दिशा को दिखाएगा। अब विद्युत मोटर कोर्स में नहीं है, विद्युत मोटर इसके बाद आ गया रासायनिक विज्ञान का। तो रासायनिक विज्ञान में आप देख सकते हैं H2SO4 NaOH Na2SO4 H2O। समीकरण को संतुलित करना है तो संतुलित कैसे करेंगे, इसमें Na2 है, संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये है कि यहाँ पर Na2 है, तो जब Na2 है तो यहाँ लगा देंगे हम 2, ठीक है, यहाँ लगा देंगे 2। अब 2 OH हो गए, क्या हो गए, 2 OH हो गए। और SO4 तो इसमें जो H की संख्या है 2 हो गई, यहाँ H की संख्या भी 2 होगी, 4 हो गई, तो यहाँ H की संख्या कितनी है, 2। इसकी 4 करना तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो चुका है। अब देख लेते हैं MgCl2 AgNO3 MgNO3 और AgCl। तो आप देख सकते हैं क्या है कि इसमें जो Cl है, इसमें Cl 1 है, इसमें Cl 2 है, तो यहाँ Cl वाले को हम 2 कर देंगे। अब 2 AgCl हो गया, अब यहाँ 2 Ag हो गया, तो यहाँ भी हम 2 कर देंगे, क्योंकि Ag यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। इस तरीके से हमें लगता है अब समीकरण संतुलित हो चुका है। ऐसे संतुलित करना है हमें। अब अभिक्रिया ZnH2SO4 ZnSO4H2 अभिकारक तथा के नाम बताइए। तो इसका जिंक है, इसका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका जिंक सल्फेट है, इसका हाइड्रोजन है। अमोनियम क्लोराइड के उसमें वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम बताइए। अमोनियम क्लोराइड का हम देख लेते हैं कैसे से क्या है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो ये होता है NH4Cl। इसमें क्या करना है, वियोजन करना है इसका, तो इसको गर्म करना है, उसमें अपघटन करना है। तो NH3 हमें लगता है जैसे NH3 हो जाएगा और HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर भी आप बुक से एक बार ज़रूर देख लें और उनके नाम भी लिखना है। तो अमोनिया बनी है और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि IUPAC नाम बताना है हमें, तो जैसे 1 है, 2 है और 3 हो गया, तो दूसरे पे कीटोन लगा है इस समय, तो इसमें IUPAC नाम बना 2। तो 2 3C वाले को हम प्रोप बोलेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोपा। और दूसरे पे लगा है नॉन, तो 2 ऑन, 2 प्रोपेनॉन ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 2 प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे लगा है ऑन समूह। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लगा है, इसमें OH समूह लगा है। क्या लगा है, इसमें OH लगा है। तो OH लगा तो कितने सी हैं, 1 2 3 4 5 6 और OH लगा है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1 ऑल या 1 हेक्सेनॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं और इसका है 1 हेक्सेनॉल।
1 हेक्सेनॉल और हेक्सेन 1 ऑल कैसा भी लिख सकते हैं हम, लेकिन दोनों नाम सही है। निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या तथा संयोजकता दीजिए। परमाणु संख्या हमें इनकी लिखना है, तो ऑक्सीजन की होती है 16 और यहाँ दिया गया है पोटेशियम। पोटेशियम किसके नीचे है? सोडियम के। सोडियम का होता है 11, तो पोटेशियम का होगा आपका 19। और संयोजकता लिखना है इनकी। परमाणु संख्या तो लिख दी, संयोजकता तो संयोजकता होती है, इस ऑक्सीजन की होती है ऋण और पोटेशियम की होती है धन, क्योंकि ये धन 1 ग्रुप का है और ये ऋण 2 ग्रुप का है। निम्नलिखित में से टिप्पणियां लिखी हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया लिखना है आपको, प्रतिस्थापन लिखना है। मिसेल लिखना है। मिसेल क्या है? साबुन में होते हैं, मिसेल बनते हैं इसमें। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो यही नमक अभिक्रिया है, यही आपकी लवण अभिक्रिया है, यही आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये आपके व्यंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। यहाँ संक्षारण और उनकी संरचना से कैसे सुरक्षित करते हैं, जैसे पेंट करके और आपका ग्रीस लगा के, तेल लगा के ऐसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग, तो ये प्लास्टर करने में, मतलब हड्डियों में प्लास्टर करने में उपयोग करते हैं, मूर्तियाँ बनाने में आदि का उपयोग करते हैं। एक पाचन क्रिया है। अब पाचन क्रिया का इसमें चित्र बनाना है। इसमें क्या है कि इसमें विखंडन पर टिप्पणी लिखना है। तो विखंडन क्या है? जब कोई जीव एक से अधिक विखंडन यानी कि 2 खंड, कितने खंड? 2 खंडों में जब जीव विभाजित हो जाता है और 2 नई संतान उत्पन्न कर लेता है, तो उसको विखंडन कहते हैं। पुनरुद्भवन, जब एक जीव के चाहे जितने भी भाग कर दिए जाएँ, उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, तो पुनरुद्भवन कहलाता है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन जैसे हम पीका को बोलते हैं, मुकल निकल आती है। मुकल जब पौधे से निकल आई, जैसे ये पौधा है और कोई इसमें पीका निकल आया यानी मुकुल निकल आई, वही यहाँ से टूट के गिर जाए, एक नया पौधा बना लेते हैं, ये मुकुलन हो गया। ये हाइड्रा में पाया जाता है। और जो विखंडन होता है, ये पाया जाता है अमीबा में पाया जाता है। पुनरुद्भवन प्लानेरिया में पाया जाता है। जीवाश्म का कोर्स में नहीं, अपना वैकल्पिक गैर परंपरागत नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 3 नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो गैर परंपरागत स्रोत, जो जैसे आपका ऐसे स्रोत जो हमेशा नए बनते रहते हैं, जिनका क्षय नहीं होता है, उन्हें हम गैर परंपरागत के स्रोत कहते हैं। अब 3 स्रोतों के नाम हैं, तो ये आपको विस्तार से लिख देना। तो इसमें पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है और आपकी जल ऊर्जा है। तो ये सभी नवीनीकरण स्रोत हैं। पौधों में जल तथा खनिज लवण तथा भोजन के परिवहन की स्थानांतरण प्रक्रिया विस्तार से बताइए। तो खनिज लवण में आपको पौधों में जल तथा खनिज लवण तथा भोजन के परिवहन की स्थानांतरण कैसे होता है, तो इसकी क्रिया हम वर्णन करना है। तो खनिज लवण में हमें जाइलम के बारे में विस्तार से लिखना है और फिलोयम के बारे में हमें विस्तार से लिखना है और थोड़ा सा चित्र भी दे देना है।